वालेकुम वंस अगेन। जी स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों के सवाल ले लेते हैं जो भी आपको डिस्कस करना है, और उसके बाद फिर मैं आपको असाइनमेंट समझा दूंगा, या पहले मैं आपको असाइनमेंट समझा दूं उसके बाद सवाल ले लें। जी मिस फरहा खान। जी सर, मेरा एक सवाल है जी कि ये जो आपने जितना भी आज का टॉपिक कवर किया कम्युनिकेशन में, तो इसमें ये वो चीज़ें थी जो हमें अप्लाई करनी है, राइट? लेकिन अगर कोई हम किसी से बात करें और कोई इस तरह से बार बार इंटरप्ट कर रहा है और हमारी बात नहीं सुन रहा है या बीच में बोल रहा है या अपने पॉइंट्स डाल रहा है, तो और हम अपनी बात भूल रहे हैं और वो नहीं समझ रहा है इस चीज़ को, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं कि वो बीच बीच में बोलते हैं, तो फिर आप अपनी बात भूल जाते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक समझाना है। उस सूरत में क्या किया जाए फिर? दो तरह के लोग होंगे जो आपकी बात को इंटरप्ट करेंगे। या तो वो आपसे सीनियर होगा, डोमिनेंट होगा, बड़ा होगा, या उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होगी। दूसरे नंबर पे वो शख्स होगा जो बिल्कुल आपके जैसे होगा, नॉर्मल होगा, या आपसे छोटा होगा। अगरचे तो वो बड़ा शख्स है जो कि आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा है, तो डैट मीन्स कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि शायद उसके पास टाइम कम हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपने ऑफिस में हूँ और मैं वहाँ जाता हूँ, मेरे सामने मेरा मैनेजर या सीनियर खड़ा है और मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर ये प्रोजेक्ट था, हमने ऐसे किया लेकिन ये हो नहीं पाया एंड ऑल दैट ऑल, वो उसी वक्त इंटरप्ट करके बोलेगा नहीं आप इसको कंप्लीट करो और मुझे बता देना। तो हो सकता है वो किसी मीटिंग के लिए जा रहा हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन फर्स्ट। ठीक है, अब अगरचे तो उसका जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो जल्दी में है, प्रॉब्लम में है, या वो किसी दूसरी वजह से गुस्से में है, तो वो एक अलग सिचुएशन है। वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते माँ सिवाय इसके कि आप उसको ओके कह के या उससे कोई सेकंड अपॉइंटमेंट लेके बात को वहाँ पे ख़त्म कर दें। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एग्रेसिवली उनसे बोले नहीं बात सुनो, नहीं रुको, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, आपका जो रिलेशन है वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे उसको वैल्यू देनी पड़ेगी क्योंकि उसका प्रॉब्लम जेन्युइन है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग होते हैं जो भी बैठे हैं आपके साथ, आपको पता है कि इसको कहीं नहीं जाना, आपको मतलब वो लेकिन सुन नहीं रहा, या वो तवज्जो नहीं दे रहा, या बार बार इंटरप्ट कर रहा है, तो उसको बोलने के भी दो तरीके हैं। ठीक है, अगरचे तो वो आपका बेटा है, बेटी है, कोई छोटा है, तो आप उसको डांट सकते हैं प्यार से, मतलब प्यार से नहीं डांटते, डांटते तो डांटते हैं, लेकिन आप उसको इस तरह से बोल सकते हैं कि पहले मेरी बात सुन लो पूरी। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं, या थोड़ा सा पोलाइटली भी कह सकते हैं पहले मेरी बात तो सुन लो। ठीक है, ये होता है तरीका। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि आप एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में हैं, जैसे अक्सर मेरे साथ होता है कि हम किसी बोर्ड मीटिंग में हैं जहाँ पे 30 लोग बैठे हैं, 15 लोग बैठे हैं, और मैं कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो बीच में 2-3 लोग बोलते हैं या एक शख्स बीच बीच में बात को काटने की कोशिश करता है। तो ऑन माइक मैं उनको कह देता हूँ, सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरी पूरी बात सुन लें। अगर आप बात सुन लेंगे ना, तो मैं आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा, और आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो उसी वक्त क्लियर हो जाएंगे। तो वो इतना पोलाइट होता है कि किसी भी शख्स को बुरा नहीं लगता, इनफैक्ट कि उस शख्स को ख़ुद भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता, और वो अपनी गलती को समझ लेता है कि यार मैं वाकई इसकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। सो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन जो भी आप उस वक्त बोलें और जिस तरह से बोलें, उससे पहले आप सामने वाले की पोजीशन को देखें, आप इन्वायरमेंट को देखें, उसके बाद आप उसको जो है वो रिप्लाई करें। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। जी नेक्स्ट अफरोज़ा, आपका नाम क्या है? सर सना नाम है, वो सना वैसे मैं नाम जिस है। आईडी से हुई हूँ ना सर, वो अफरोजा है, पॉजिटिव वाइब्स थी, बट वो ओके इस ओके तरह ओके, से। ठीक है ठीक है। सर मैंने क्वेश्चन किया था कि लाइक जैसे मेरे साथ जो मसला होता है, इशू वो ये होता है कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, मतलब किसी को होता है ना कि हम बहुत प्यार से एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत कम। और शायद आप कह लीजिए कि एक जो है ना, उसकी वजह से मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है ये बॉसी टाइप की दूरी है ना, क्योंकि आप जब कोई स्ट्रेट फॉरवर्डली किसी को कहते हैं कि ये कर लो, या यूँ कर लो, या यूँ कर लो, तो वो लोग उसको ये नहीं सोचते कि मतलब अभी जो टाइम वो है उसमें कॉन्स्टेंट की वजह से ये इस तरह से बोल रही है या समथिंग लाइक, क्योंकि मैं भी बहुत सारे प्रेशर में होती हूँ काम के। तो ये चीज़ मैं उसको अपनी टोन को सर कैसे ठीक करना है, ये थोड़ा सा आप मुझे इस पर वो करें कि मैं टोन ठीक कर सकूँ अपनी, कोई ऐसी प्रैक्टिस हो। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। हालांकि मेरी लैंग्वेज ख़राब नहीं होती, ना ही मेरा पॉइंट कोई ख़राब होता है, बहुत लॉजिकल बात कर रही होती हूँ मैं, बट वो जो बात करने का अंदाज़ होता है, लहजा होता है, वो इतना आप कह लीजिए कि वो हो जाता है ड्राई, कह लीजिए, या जो भी।
देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है टू द पॉइंट और एक होता है रूड, बीइंग रूड। दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक मिलती हैं, ठीक है? यस सर, यस वो सर, आइडेंटिफ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात सामने वाला शख़्स भी हमसे इस तरह से बात करता है, तो हमें भी बड़ी मुश्किल होती है उससे कम्युनिकेट करने में। एक होता है टू द पॉइंट, बिल्कुल सीधी-सीधी बात करना, लेकिन उसको बात करने का भी एक तरीका होता है। और रूड, बहुत ही ज़्यादा रूड होके, वो भी टू द पॉइंट होती है बात, लेकिन उसमें आपका जो क्या कहते हैं, मैसेज जा रहा होता है, जो कन्वे हो रहा होता है, वो अच्छा नहीं होता। हमने अभी प्रेजेंटेशन में यही सीखा, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो सबसे पहले तो हम सामने वाले को अंडरस्टैंड करते हैं ना, उसके माइंडसेट को अंडरस्टैंड करते हैं। बिकॉज़ कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि सामने वाले को अपना मैसेज कन्वे करना। अगर सामने वाला शख्स जो है, आपका जो लिसनर है, अगर वो बहुत ज़्यादा हसास है, तो डेफ़िनेटली आप टू द पॉइंट भी बात करेंगे तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा रूड लगेगा, ठीक है? बहुत सारे लोग होते हैं, वो चीज़ों को थोड़ा-सा ड्रैग करते हैं, जब तक आप उनको खोल के ना समझाएँ, नहीं समझ में आता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर ऑफ़िस में बैठा हूँ, मेरा कोई एम्प्लॉई आता है, आके मेरे सामने बैठता है, तो मेरी आदत है कि मैं कम वक्त में ज़्यादा काम करने की कोशिश करता हूँ, कम बोल के ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? कम लिख कर मैसेज कन्वे करने की कोशिश। ईमेल्स में बहुत लंबी-लंबी टाइप नहीं करता। छोटी-छोटी चीज़ें, या अगर ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो मैं उनको पॉइंटर्स बना देता हूँ। उसकी वजह ये है कि आई कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, तो मैं अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात ये है कि 20-80 रूल्स है, 80-20 रूल है, जो आप लोगों को पता भी होगा। हम उसके ऊपर भी टाइम मैनेजमेंट में जब बात करेंगे तो हम उसको समझेंगे, 80-20 रूल को। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते, तो उसमें फिर हमें ये करना होता है कि हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग को सामने रखते हुए उन्हीं की तरह बात करनी होती है। मैं एग्जांपल ये दे रहा था कि मेरे ऑफ़िस में बहुत से अलग-अलग तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पोलाइट, बहुत ज़्यादा हसास नेचर के हैं, तो मुझे ये पता है कि यार ये बहुत हसास है। अगर मैं इसको 10 लोगों के सामने सिर्फ ये कह दूँ, प्यार से भी कह दूँ, मुस्कुरा के भी कह दूँ कि कल मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था, वो आपने अभी तक किया क्यों नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि मैं अगर उनको बाहर रोड पे खड़ा करके उनके ऊपर शाउट करके भी उनको समझा दूँ, तो वो दांत निकालता रहेगा। तो आप जिससे बात कर रही हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि उसका नेचर कैसा है। अकॉर्डिंगली आपने अपनी चीज़ों को ठीक करना है। ठीक कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं पहले आपको बताएँ। आप पुरानी स्लाइड्स पे जब जाएंगी तो उस स्लाइड पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें सबसे बेहतरीन चीज़ मैंने असर्टिव की बताई थी कि आप पहले सामने वाले को ऑब्लाइज कर दें, उसको वो हो जाए कि हाँ मेरी तारीफ़ हो गई है, उसके बाद आप उसको अपना मैसेज दें, उससे फिर वो आप काम करवा सकें। तो ये सारी चीज़ें आप जब इस्तेमाल करेंगी ना, तो फिर आप अपने इस क्या कहते हैं, इस पॉइंट को ठीक कर पाएंगे। जी मिस मरियम, आपका सवाल। जी सर, मेरा सवाल ये आपकी इस बात से रिलेटेड ही है। आपने कहा सामने वाले की नेचर को देख के बात करनी चाहिए। नेचर तो भी और अगर जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंड्स भी। जी एनवायरनमेंट, अब जैसे सपोज फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड सेंसिटिव नेचर की है, एक रूड या स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की उसको आदत है। अब वो उसका स्टाइल है, दोनों को पता है कि ये थोड़ी सेंसिटिव है और ये ऐसी है। लेकिन अब जो सेंसिटिव है वो बर्दाश्त करती जा रही है, उसको पता है ये ऐसे कहेगी। रूड वाली या जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्या उसका ये कहना जस्टिफाइड है कि मैं तुम्हारे लिए अपने आप को क्यों चेंज करूँ, मुझसे शुगर कोटिंग नहीं होती, तुम्हें इतनी अगर स्वीट बातें चाहिए तो मैं ये नहीं कर सकती। मतलब ये टू वे ही होता है, या फिर उसको टॉक्सिक उसमें चला जाएगा कि एक समझ के कितना कॉम्प्रोमाइज करेगा अगर दूसरा इंसान अपने आप को बिल्कुल चेंज नहीं करता। बिल्कुल ऐसी है। देखिए 2 तरह की सिचुएशंस होती हैं, 2 इन्वायरमेंट होते हैं। एक थोड़ा सा प्रोफेशनल होता है और एक कैजुअल होता है। कैजुअल में ये सारे रूल्स सारे अप्लाई नहीं होते, कुछ अप्लाई होते हैं। ऑफिशियल जब आपका इन्वायरमेंट होता है तो ये सारे के सारे रूल्स अप्लाई हो जाते हैं, चाहे आप वो ऑफिस में हों, चाहे आप क्या कहते हैं क्लाइंट के साथ हों, आप बाहर घर के बाहर, तो वो ऑफिशियल इन्वायरमेंट कहलाता है, ठीक है। वो फॉर्मल इन्वायरमेंट कहलाता है। आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बेकरी पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप अपने पर्सनल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, कैजुअल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ आ जाते हैं, फैमिली के साथ बैठे होते हैं, तो सारे रूल्स अप्लाई नहीं होते। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली सामने वाले की रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पॉइंट आपने कहा कि ये इस तरह से कह देना कि तुम्हारी वजह से मैं अपने आप को चेंज नहीं, दैट्स डेफिनेटली अ रूड थिंग। और मेरे ख्याल से उनको ये मैसेज देना चाहिए आपको, या जो भी शख्स जो भी है दूसरा, कि द थिंग यू आर डूइंग इज़ वेरी रूड। उनको ये बताना समझाना ज़रूरी है, और जिसके साथ ये हो रहा है उसको अपनी एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि ताकि सामने वाला शख्स दोबारा इस तरह से मुझसे बात ना करे।
तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह से ही हैंडल किया जा सकता है। अगर एक शख्स बार बार आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड वाली बात होती है कि वो इस तरह से आपको ले रहा है, उसको कोई वैल्यू आपकी नहीं दिख रही, तो डेफिनेटली उसको कोई मैसेज देना ज़रूरी है। पहले आप पोलाइटली उसको मैसेज दें, एसर्टिवली आप उसको मैसेज दें, समझाएं प्यार से, और अगर नहीं होता तो फिर आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होकर उनको ये बात कन्वे करनी पड़ेगी कि आप जो बात कर रहे हैं, जिस लहजे में कर रहे हैं, वो हमें पसंद नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारा जब हम कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट होता है तो अक्सर लोग पर्सनल हो जाते हैं। पर्सनल कैसे हो जाते हैं? अब आप रहते कहाँ हैं भाई, हम आपको क्यों बताएं कहाँ रहते हैं? मेरा ऑफिस है क्लिफ्टन पे है, आपने आना है, आप मिल लें। तो अक्सर लोग पूछते हैं, अच्छा आपके पेरेंट्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा आपकी शादी हुई भी, बच्चे हैं? तो ये सवाल अक्सर ऑफिशियल इन्वायरमेंट में कर दिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मैं बहुत अनकंफर्टेबल होता था, तो मैं हाँ हूँ इधर उधर कर लिया करता था, पुरानी बात बता रहा हूँ। अच्छा उसके बाद जब मुझे एग्रेशन होता था ना, 8-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो मैं बोलता था आपको क्या प्रॉब्लम? वहाँ कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, रिलेशन ख़राब हो जाता, सामने वाला कहता था रूड है, हालांकि उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उसने जो सवाल किया वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है और रूड वो था। तो आपने सामने वाले को एंग्री कर दिया अपने गलत सवाल से, तो रिएक्शन तो बनेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इन स्किल्स के ऊपर काम किया तो मुझे समझ में आया कि सामने वाला गलत होगा भी, तो मुझे उसको सही करना है तरीके से, ठीक है, क्योंकि सामने वाला हो सकता है भाई बाद में मुझे एक बड़ा बिज़नेस दे सकता है। अब मैं उसके साथ इस तरह बात कर दूँ, बोले यार मुझे तो इससे बात ही नहीं करनी। सो अब मैं क्या कहता हूँ कि अगर कोई मुझसे कोई पर्सनल सवाल करता है तो मैं उसको ये कहता हूँ कि सर आई एम वेरी प्रोफेशनल, मैं अपने ऑफिस को और अपने घर को अलग रखता हूँ, दैट्स इट। सामने वाला शख्स उसके बाद कभी सवाल ही नहीं करता। और अगर पहले मैं उनको इधर उधर कर देता था तो वो जब मिलते थे पर्सनल सवाल पूछते थे। तो मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं अपने घर में अपने बिज़नेस को डिस्कस नहीं करता हूँ और अपने बिज़नेस में अपने घर को डिस्कस नहीं करता हूँ। तो ये तरीका होता है बाउंड्री सेट करने के लिए, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है, अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हैं कि आपके सामने वाला शख्स ऑफिशियल है, आपको बिज़नेस भी दे रहा है, आप उसको डायरेक्ट बाउंड्री उसके साथ आप सामने नहीं रख सकते, तो आप क्या करते हैं, पोलाइटली उसको उसकी अटेंशन को डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है। डाइवर्ट कैसे करते हैं? कोई शख्स ये पूछता है कि सर आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ है? तो मैं मजाक में हंसते हुए कहता हूँ क्यों सर आपने ख़रीदना है? सो एक कहका सामने से आता है और बात इधर उधर हो जाती है। तो ये बाउंड्री है। वो आपसे एक आध दफ़ा और पूछेगा, आप फिर बात को घुमा देंगे, उसको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला शख्स इस बात पे बात नहीं करना चाहता, ये आपने बाउंड्री खींच दी। ज़रूरी नहीं है कि हर बाउंड्री जो है वो बज़ाहिरी तौर पे बनाई जाए, सामने वाले को समझाई जाए और उसका खुले अल्फाज में जो है वो बयान किया जाए। बाज़ औक़ात बाउंड्रीज़ को आप अपने एक्सप्रेशन से भी बना सकते हैं, बाज़ औक़ात बाउंड्रीज़ को आप बात घुमा के भी बना सकते हैं, सामने वाला उस बात को समझ जाए, आपकी बाउंड्री सेट हो गई। और अगर उसको वो नहीं समझता तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, फिर आप वर्बली बताते हैं कि यार देखो ये वाली बात प्लीज़ मुझसे मत करना, मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, ठीक है। ये दूसरी पोजीशन है। और तीसरी दफ़ा भी अगर वो आपसे फिर करता है, उसके बाद वो बंदा टॉक्सिक है, वहाँ पर फिर आपको पोलाइट नहीं करना, आपने उसको सीधा सीधा बोल देना कि भैया अगर दोबारा तुमने ये बात की आई वोंट टॉक। तो बाउंड्रीज़ को लगाने के लिए भी स्टेप वाइज हमें चलना होता है, पहले पोलाइटली, फिर थोड़ा सा जो है वो एग्रेसिव, एक्सप्रेसिव, और उसके बाद लास्ट होता है एग्रेसिवली, आप उसको सीधा सीधा बोल दो। तो ये तरीक़े का है जी। उसके बाद महविश यूसुफ जी। जी सर, यहाँ कम्युनिकेशन में एक मेरे साथ जो प्रॉब्लम होता है, मैं ओवर एक्सप्लेनेशन शुरू कर देती हूँ, लाइक दूसरे को बहुत ज़्यादा मुखलिस समझती हूँ और फिर मैं उसको सारा कुछ अपना बताना शुरू कर देती हूँ। मुझे ये नहीं पता चलता कि कहाँ पे फ़िल्टर लगाना चाहिए, या जो अपोजिट बंदा या बंदी है ये मेरे साथ सिंसियर है भी या नहीं। मुझे लगता है कि हाँ ये थोड़ा अच्छा बंदा है, चलो मैं इसको सारी चीज़ें बता देती हूँ, शायद कि कोई सॉल्यूशन निकल आए। और अक्सर ऐसा हुआ है कि लोगों को मैंने अपने प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व किया है कि सॉल्यूशन निकल आएगा,
लेकिन वहां से इस तरह होता है कि वो लोग मुझे ही टारगेट कर देते हैं, मुझे ही यूज करना शुरू कर देते हैं, मतलब मेरी ही बातों से मुझे ही कायल करना शुरू कर देते हैं और मुझे नहीं समझ पाते और सारा काम जो है वो खराब हो जाता है। देखें, फॉर दिस यू हैव टू बी सेल्फ इस्टीम, आपकी सेल्फ इस्टीम अच्छी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा कि हम दुनिया में अकेले आए थे और हमें इस दुनिया से अकेले जाना है, पहली बात। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, दूसरी बात। ठीक है, अगर आप किसी को एक्सप्लेनेशन दे रही हैं अपने अपने काम की, अपने आप की, अपने काम का अच्छा होने का या अपने आप का अच्छा होने का या चीज़ों को बेहतर करने का, सो इट मीन्स आपकी सेल्फ इस्टीम लो है। ये इट्स अ क्लियर साइन। ठीक है, द पॉइंट सही। हियर इज़ कि जब आप अपनी बात समझाएं, इट शुड बी वेरी कंसाइज। 2 जुमले 3 जुमले में आप अपनी बात बता दें, और जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगी तो 1 जुमला भी काफ़ी रहेगा। आप उनको जाके बता दें, जो भी बात है, जिसकी भी बात है, घर की है, बाहर की है, वट, आप 1 जुमले में वो बात को 2-3 इनिशियली आप उसमें उसको कन्वर्ट करें और बोलें कि भाई देखो ये है। उसके बाद आप खामोश हो जाएं, अब अगला काम उसका है। अगर उसको समझ नहीं आया तो वो आपसे सवाल करेगा, फिर सवाल का जवाब आपने देना है। पहले ही बोलते रहना, उससे क्या होता है कि सामने वाला शख्स अगर आपसे मोहतात है तो वो फिर वो हो जाएगा, उसने कहा यार ये तो ऐसे ही है, तो बोले जा रही है। ठीक है ना, तो वो आपकी जो रिस्पेक्ट होती है सामने वाले के सामने कम हो जाती है। और हमें दीन में भी बोला गया है कि कम बोलना चाहिए। तो सिंपल इज़ दैट, कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट एलिमेंट है कम बोलें, टू द पॉइंट बोलें, कंसाइज बोलें, एंड दैट्स इट। सामने वाले को बोलने दें फिर बाद में, दैट्स द ओनली थिंग। आप इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगी बहुत आराम से। लेकिन सर ऐसा होता है कि बात करते करते ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यानी कि मैं अपनी ही बात करती जाती हूँ और अपनी ही इन्फॉर्मेशन देती जाती हूँ दूसरे बंदे को। हाँ, वही इस पे मुझे पता है मैं ये गलती कर रही हूँ कि मैं सामने कोई भी बंदा है तो मैं उसको बताती जा रही हूँ भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। वो मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, अच्छा, लेकिन मैं फिर भी बता मैं रही हूँ। आपको बताऊं, इसको मुझे रोकना है। ये प्रॉब्लम जो आता है ना, यूजुअली स्ट्रेस की वजह से आता है। जब आप बोलते ज़्यादा हैं, बताते ज़्यादा हैं, तो आपको अंदर ही अंदर कोई स्ट्रेस होता है, या आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है कि आप जिसे कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा आपको बोलने की आदत है बहुत ज़्यादा। नहीं, अच्छा, मैं लिमिटेड लोगों तो फिर ये सीधा जो सीधा मैं मतलब आपको मुझे लगता बताऊं, है कि इनसे बात करनी चाहिए, मैं उन्हीं से बात करती हूँ। तो मैं अगर कोई मुझे लगता है कि तंज मारेंगे या तंज करने वाले लोग हैं या बातों को नोटिस करने वाले, तो मैं अवॉइड करती हूँ उन लोगों को। देखिए, यूजुअली हम साइकोलॉजी की जब बात करते हैं ना, तो उसमें ये जो एलिमेंट आता है कि वक्त ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा सोना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ये सारी जो साइंस होते हैं वो आपके स्ट्रेस के आते हैं, एंग्जाइटी के आते हैं। अब एंग्जाइटी और स्ट्रेस ज़रूरी नहीं है किसी टेंशन की वजह से हो, कम सोने की वजह से भी जो है वो आपको स्ट्रेस होगा। ठीक है, आपकी बॉडी स्ट्रेस में आएगी, उसके बाद एकदम एक जैसे होता है ना बैलून फटता है, उसके बाद आपको इतनी नींद आएगी कि आप सोते ही रहेंगे। तो कम सोने की वजह से भी स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस की वजह से या तो आप बोलेंगे ज़्यादा, या फिर उसके बाद आप सोएंगे ज़्यादा, या फिर उसके बाद आप खाएंगे ज़्यादा। तो आप यहाँ पे देखें कि आपको स्ट्रेस में कोई ना कोई चीज़ है, कोई एलिमेंट है ऐसा जो तंग कर रहा है। क्योंकि देखें, जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, स्ट्रेस फ्री लोग होते हैं, वो सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं। उनको पता है कि आई एम राइट एंड दैट्स इट, और ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देती है, दैट्स फेयर इनफ, और आपको किसी से कोई अपनी पर्सनल बात शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सही जी, सही। मनाहिर। अच्छा सर, एक चीज और होती है असर्टिव। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे वो हम कह रहे हैं कि चापलूसी है या पॉलिटिक्स है, तो ये मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब मैं किसी की फौरन से बिला वजह तारीफ नहीं कर सकती। मेरे अंदर ये मतलब आप कह लेंगे ये खामी है, जो लोग कहते हैं कि इसको अपना लेना चाहिए आपको। मुझे कोई बुरा लग रहा है तो मैं सामने कह दूंगी, मुझे कोई अच्छा भी लग रहा है तो मैं सामने उसको कह दूंगी ये बहुत अच्छा है। नहीं, तो वो बात ये अच्छी है। देखिए, समहाउ ये बात अच्छी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बाज़ औक़ात हम किसी को फौरी तौर पे मतलब बोल दें अच्छा या गलत, तो उसमें भी ये बात है कि आपका उसके साथ रिलेशन क्या है। अब मैं राह चलते हुए भी किसी को कह दूं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो उसका रिस्पांस क्या आएगा? तो ज़रूरी नहीं है कि आप फौरी तौर पे अच्छा या बुरा किसी को कहें। द पॉइंट हियर इज़ कि जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, उससे कम्युनिकेट सही तरह से करें। सही तरह से कैसे करें कि पहले आप उसकी तारीफ़ ऐसे नहीं करें कि नहीं तुम तो बहुत अच्छे हो, ऐसे कि हाँ तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसको इस तरह से बेहतर कर लो। तो तारीफ़ करने का जो मकसद होता है उससे उसको बेहतर करना होता है, ठीक है। या अगर उसकी कोई खामी भी बता रहे हैं ना, तो उसका बताने का भी एक तरीका है कि आप उसको अकेले में नहीं बताएं, वो सॉरी सबके सामने नहीं बताएं, आप उसको अकेले में बताएं, अलग तरीके से बताएं। तो फिर क्या होगा, उसकी जो वो गलती है वो ठीक भी हो जाएगी,
और वो आपका शुक्रमंद भी होगा, एहसानमंद होगा कि आपकी वजह से ये ठीक हुआ। तो मैं आपको बताऊं, सर, एक कॉन्फ्रेंस में मैं गया, आई वॉज ऑन द स्टेज, मैं स्टेज पे था, मेरे सामने 300 लोग बैठे हुए थे, एवरीवन वाज प्रोफेशनल, सारे एग्जीक्यूटिव्स थे। मेरी जो टाई थी वो बहुत ख़राब हुई हुई थी, मतलब अच्छी नहीं लग रही थी, तो पिक्चर्स भी नहीं अच्छी आती। तो एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने मुझे इशारा किया, मैं थोड़ा सा साइड में, उन्होंने कान में कहा, सर आपकी टाई ख़राब हो रही है। और मैंने फ़ौरन उसको ठीक किया और मैं खड़ा हो गया, और मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार रहा कि उसने यार मेरी एक करेक्शन कर दी। अगर वो सबके सामने इशारा करके या बोल देता सर आपकी टाई, तो मैं वहाँ पे क्या होता, बुरा लग जाता है। बुरा लगता मुझे, मतलब शेम फील होता, मतलब अजीब सा होने वाली बात नहीं है, लेकिन Embarrassment होता, हुआ था। एम्बेरसमेंट मुझे हो जाती। लेकिन उसने मुझे जी, जिस जी। तरह से करेक्ट किया ना, दैट वाज अमेजिंग। तो किसी की गलत बात को गलत कहना इट्स वेरी गुड, इट मीन्स कि आपके अंदर ये सेंस है कि मैं इसकी बात इसको बता दूं ताकि ये इसको ठीक कर ले। लेकिन उस को बताने के लिए आपको एक प्रॉपर सिचुएशन बनानी पड़ेगी, सबके सामने नहीं बता सकती हैं। और रही बात तारीफ की, सर, लोग इसका फायदा उठाते हैं। लाइक इस वाली जो ये आप खूबी या खामी कह लें, तो मुझसे सबके सामने ही ये चीज पूछी जाती है, ये बताओ खाना कैसा बना है। अब मैं उस पर कुछ भी कमेंट कर दूं तो उसको वहीं मतलब मुझे फिर वो प्रोमिनेंट करते हैं कि ये तो देखो ऐसे कह दिया। तारीफ कर दो तो भी उसको प्रोमिनेंट करते हैं। मतलब बिला वजह का जो घसीटना होता है ना, ये वो वाली स्टेप आ जाता है मेरे साथ, और फिर अच्छा, मैं बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ। हाँ, तो फिर आप तारीफ़ भी ना करें, बुराई भी ना करें। द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप फिर उनसे बोलें कि आप सबसे वोटिंग करा लें। मैंने आपको बताया कि आप क्या करें कि ऐसी सिचुएशन में आप सवाल को घुमा दें। जैसे मैंने आपको इससे पहले एक एग्जांपल दी थी, शायद आपको याद होगा, जो कोई मुझसे पर्सनल सवाल पूछता था, तो मैं मजाक में, कोई मुझसे पूछता था कि आपका घर कहाँ है, मैं बोलता था क्यों, ख़रीदना है क्या। तो इस मजाक जी। में मुस्कुराते हुए, जब आपसे कोई इस तरह सवाल करें तो आप बोलें कि और सबने भी खाया है खाना, उनसे भी पूछो। या आप उनसे जब बोलते हैं भाई बुरा वोटिंग करवा लो, कमेंट आ रहा हो सर, कि भाई वोटिंग करवा लो, सब हाँ, ये वोट अच्छा कर देंगे। तो इस तरह से आप बात जब को थोड़ा सा घुमा दें, इधर उधर ले जाएं, अपने ऊपर ना लें। वो देखें, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आपके लिए नहीं होते, ठीक है ना, जी। आप उसको डाइवर्ट कर दें, इधर उधर आसपास वालों की तरफ डाल दें। तो उससे क्या होगा कि सब उसमें कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होंगे। जब उसमें सारे लोग इन्वॉल्व होंगे तो जो रिज़ल्ट निकलेगा उसका ज़िम्मेदार आप नहीं होंगी, सब होंगे। सिंपल इज़ दैट। सही। ठीक है जी। और हमारे पास मनाहिल। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। मेरा ये सवाल था कि आपने एक आंसर देते हुए ये कहा था कि पहले आपको मतलब एक क्वेश्चन आता था तो किसी की बात या टोन से, तो मेरा भी यही सवाल था कि अक्सर ऐसा होता है किसी की टोन या उसका लहजा या उसका जो भी है क्रिटिक है, तो उसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है उसकी बात पर। तो हम जो है ना रिस्पॉन्स करने के बजाय रिएक्शन देते हैं। जो कम्युनिकेशन है ये 2 वे, जिसमें हमें असर्टिव कम्युनिकेशन करना है, तो मेरे ख्याल में तो तभी हो सकता है जब आप काम स्टेट में हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। और लेकिन जैसे ही किसी की टोन ख़राब होती है या उसका बात ऐसी होती है कि आप ऑफेंड हो जाते हैं, तो आपका फ्लाइट और फाइट वाला मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो आप समझना ही मतलब समझ ही नहीं आ रहा। तो बेशक आपको सारी बातें पता हो कि आपने इस वक़्त ये करना था, लेकिन आप उसको वो कर नहीं पाते। आप भी उनको रिएक्शन दे देते हैं। और आप कितना ही सोच के जाएँ कि इस बंदे से जो है ना हम नहीं लड़ेंगे, अब इसकी कोई भी बात मैं पे कोई आपको एक, मैं रिएक्शन, समझ फिर गया, भी मैं ऐसा हो आपको एक जाता है। किस्सा सुनाता हूँ, मेरे साथ हुआ था। आप लोगों को पहचानना सीख लें, आप बहुत काम, आपकी ज़िंदगी बड़ी काम हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। आई वॉज़ इन द कार और मुझे ऑफिस जाना था, मेरे बड़े भाई हैं, वो भी, हम दोनों का ऑफिस एक ही जगह पे आगे पीछे है। तो उस दिन मेरे भाई को उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलो साथ में। मैंने कहा ठीक है। तो वो बैठे हुए थे, वो ड्राइव कर रहे थे, मैं यूजुअली मैं ही ड्राइव करता हूँ अपनी गाड़ी, लेकिन उन्होंने कहा मैं ड्राइव करता हूँ, तो मैं अपने ऑफिस में उतर जाऊँगा, वहाँ से फिर आप गाड़ी लेना, फिर आप अपने ऑफिस चले जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। वो ड्राइव कर रहे थे, मैं बराबर में बैठा हुआ था। हम थे शारा पाकिस्तान पे। शारा पाकिस्तान इस वक्त कराची की बहुत ही बिज़ी शाराओं में से एक शारा है, और वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत तेज़ जाती हैं, 120 140 की स्पीड पे जाती हैं। और जो उसकी मेन लेन है वो बहुत ज़्यादा स्पीडी होती है, वहाँ तो लोग 180 पे भी चले जाते हैं, ख़ास करके सुबह के टाइम पे जब ऑफिस टाइम होता है। अब चूँकि बाइक्स की लेन अलग है, रिक्शों की लेन अलग है, बसेस की लेन अलग है, कार्स अलग हैं, बड़ी गाड़ियाँ अलग हैं, डबल केबिन। लेकिन आपको पता है हमारा ट्रैफ़िक ऐसा है, ख़ास करके हमारे शहर का, कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोई भी कहीं भी घुस जाता है, किसी की स्पीड कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्स्ट लेन में गाड़ी 120 पे चल रही है, सेकंड लेन में लिमिट 100 से 180 है, लेकिन वो अचानक से 120 पे जब आएगा 80 में,
तो पीछे से तसादुम तो होना ही होना है, क्योंकि पीछे जो गाड़ी है वो आपसे 40 उस पर ज़्यादा है स्पीड पे और आप उससे कम हैं, तो जाहिर सी बात है। और अगर पीछे वाले शख्स की नज़र इधर उधर हो गई तो फिर तो होना ही होना है। तो हम फर्स्ट लेन में थे, बहुत स्पीड में जा रहे थे, वल्लाह आलम एक हमारे सामने एक गाड़ी, उसके सामने एक गाड़ी, उसके सामने तीसरी गाड़ी, उसके आगे एक बाइक पे शख्स था। उसको क्या हुआ, उसको चक्कर आए, उसको किसी ने हिट नहीं किया, वो बेचारा चलते चलते अचानक से स्लिप हो गया। अब जब हो सकता है उसके टायर के नीचे कुछ आ गया हो, कुछ ऑयल गिरा हुआ हो, कोई पत्थर आ गया हो सकता है वो उसकी वजह से स्लिप हुआ हो, वो स्लिप हो गया। हमारी गाड़ियाँ थी 100 की स्पीड और हमने एमरजेंसी ब्रेक्स लगाए। जब एमरजेंसी ब्रेक्स लगे थे तो आप समझ लें कि मेरे जो शोल्डर्स थे वो मेरे डैशबोर्ड से टच हुए थे जाके 100 इसकी स्पीड पे। तो वो जैसी एक रुकी, दूसरी रुकी, तीसरी रुकी, हम रुके, हमारे पीछे थी बाइक, वो हमारी गाड़ी में घुस गई। उसमें एक लड़का था और उसकी वालदा थी। वालदा की उम्र कोई 60 साल के करीब होगी। अब वो हमारी गाड़ी से जब लगा तो हमारी बम्पर भी टूट गया, हमारी साइड लाइट भी टूट गई, अच्छा खासा हमारा नुकसान हो गया। गलती उसकी थी क्योंकि वो गलत लेन में था, ठीक है। गलती उस वाले बाइक की वाले की भी थी जो सबसे आगे था, क्योंकि वो भी गलत था। उसकी वजह से नुकसान सारा हमारा हुआ। बहरहाल हम लोग उतरे, मैं भी उतरा, मेरे भाई भी उतरे, आगे वाले सारे निकल गए, पीछे वाले सारे निकल गए। मैं खड़ा था, मेरे भाई खड़े थे और वो लड़का और उसकी वालदा। बस लोगों का रश लग गया, लोगों को समझ ही नहीं आया। काफ़ी लोग तो ये समझे कि मैंने इसको हिट कर दिया। फिर लोगों ने जब गाड़ी देखी कि पीछे से लगी है तो लोगों को सिचुएशन समझ में आई। अब उसको, उस शख्स को, वो लड़का स्टार्टेड शाउटिंग ऑन अस, और मेरे भाई को उसने कहा कि तुम हिलना मत यहाँ से, तुम रुको यहीं पे। वो बदतमीज़ी शुरू कर दी। मैंने अपने भाई को कहा कि काम, अभी रुक जाओ। अच्छा, अब वहाँ पे द पॉइंट हियर इज़ कि वो लड़का था, उसकी वालदा थी, वो गिरे थे, गर्मी हो रही थी, रोड पे थे, ठीक है ना, चोटें लगी थी, वो एग्रेसिव बहुत हुए हुए थे, एंग्री बहुत हुए हुए। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि गलती किसकी थी, किसने मारा, वॉट एवर जो भी था। उसके बाद खैर वो उनको हमने साइड में बिठाया, पानी वानी पिलाया। मेरे भाई बड़े अच्छे नेचर के हैं, मुझसे भी अच्छे हैं, वो इतने अच्छे हैं कि वो ज़्यादा ही अच्छे हैं, जिसकी वजह से वो अपना नुकसान भी बड़ा करा लेते हैं। उन्होंने फटाफट उसको कहा गाड़ी में बैठो, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हमने उन दोनों को पीछे बिठाया, हम उनको लेकर गए, हमने उनको पानी पिलाया, हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए। वो उतरे, अंदर गए। मेरे भाई ने कहा कि यार तुम्हें पैसे वैसे चाहिए तो ले लो, या वॉट एवर जो भी है। सारा कुछ हो गया। उसके बाद वो हमें ऐसे घूर रहा था, वो ऐसे घूर रहा था मुझे कि बस मैंने जानबूझ के उसको मार दिया। तो पॉइंट हियर इज़ कि अगर मैं भी उसको उसी तरह से घूरता, मैं भी उसके सामने चीख के चढ़ता कि तुम गलत लाइन पे थे, तुमने नुकसान कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती, ठीक है। तो मैंने उस सिचुएशन को समझा कि बेचारा गिरा है, वालदा को शुक्र भी थी, उनके अच्छे खासे हाथ पाथ भी छिल गए थे। तो वहाँ पे हमने अपने आप को काम रखा और प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट किया, और उसके बाद हम काफ़ी देर तक खड़े भी रहे बाहर कि अगर इसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम कर भी देंगे। सो उस बंदे को यही नहीं पता था कि गलती उसकी थी, लेकिन हमें पता था उसकी गलती थी, लेकिन हमने उसको क्या किया, पैम्पर करके छोड़ दिया कि इट्स ओके यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से हम बहुत सारी सिचुएशन से निकलते हैं। तो ये तरीक़ेकार होता है इस तरह की किसी भी सिचुएशन से निकलने का, कि आप सामने वाले को समझ लें, सिचुएशन को समझ लें कि ये वजह है, इसलिए हो रहा है, इस वजह से सामने वाले का रिएक्शन इतना ज़्यादा एग्रेसिव आ रहा है कि उसको पता ही नहीं है कि हुआ क्या। तो ये तरीक़ेकार है जी। सर, आपकी इस मिसाल से मेरा एक सवाल आया है। जी जी पूछिए। सवाल ये था कि जिस तरह आपने जी जी सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा कि मैं पैम्पर करके छोड़ा जा सकता है, मामले को रफा दफा किया जा सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी की गलती को पैम्पर करके और रफा दफा कर दिया जाता है, लेकिन वही बंदा बार बार इसी तरह करता रहता है और वो समझता है कि मैं ही हर बार ठीक हूँ। फिर क्या किया जाए इस सिचुएशन में? अच्छा देखिए, ये जो सिचुएशन थी तो वन टाइम थी, उसको तो मैं जानता ही नहीं था, वो तो ख़त्म, उसके बाद तो कभी मिलेगा भी नहीं। अगर मिला तो ना मैं उसको पहचानूंगा ना वो मुझे पहचानेगा। लेकिन आप जो सिचुएशन की बात कर रही हैं, ये वो शख्स है जो कि आपके साथ ही रहता है, या आपसे मतलब एक कनेक्शन ऐसा है कि वो बार बार जो है वो करता है। इसमें सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी कम्युनिकेशन से और अपने आप
जो मैंने आपको शुरू में हम जो सेशन लिया था, क्या कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, उससे आप उन चीज़ों को डील कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं। कोई शख्स अगर आपको तंग कर रहा है, या तो आप जान छुड़ा लें, जान नहीं छुड़ा सकते तो फिर आपको वहाँ पे कंट्रोल करना पड़ता है चीज़ों को। कंट्रोल कैसे करते हैं? 2 तरीके होते हैं। या तो सामने वाले को ठीक करने की कोशिश करें। आप ठीक करते हैं तो या तो वो होता है या फिर वो नहीं होता, ठीक है। अगर वो हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, तो बहुत अच्छी बात है। आप आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर वर्किंग करें। उसके साथ कुछ एक्सरसाइजेज़ होती हैं, वो मैं आप आगे इंशाल्लाह वो भी आएंगी, वो कुछ उसमें से आएंगी, कुछ मैं आपको अलग से भी दे दूँगा अलग से, यानी आपके जो LMS वगैरह है उस पर कुछ और वीडियोज़ भी हम इसके अलावा ऐड कर देंगे। और दूसरा तरीका ये होता है कि भाई उसने सुधरना ही है ही नहीं, तो फिर आपने, और उसके बाद आप उनको छोड़ भी नहीं सकते, तो ये 2 कंडीशन आती है। वहाँ पे फिर आपने अपनी सेल्फ इस्टीम पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे और इमोशंस पे काम करना है। क्योंकि एक मिसाल हम बार बार सुनते हैं कि जो लकड़ी झुकती नहीं, क्या कहते हैं उसको, जो लकड़ी जिसमें लचक नहीं होती, उसको अगर आप मोड़ें तो वो टूट जाती है। लेकिन अब आप उसको तोड़ना भी नहीं चाह रही, तो फिर यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। आपको थोड़ा सा ज़िद्दी होना पड़ेगा, ढीठ होना पड़ेगा अपने इमोशंस को लेके। आपको अपनी हसासियत कम करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि यार ये बंदा बार बार ये करता है, तो अभी एक जो बड़ी प्यारी बात आप में से किसी ने कही थी कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, लेकिन हर दफ़ा नहीं, कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी बात को घुमा दिया, कभी आपने अपने इमोशंस को काम कर लिया, कभी कुछ। तो ये जितनी भी स्किल्स हैं आपको सारी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें बेहतर होंगी। सर, ये सिचुएशन मेरे साथ जब हुई थी तो फर्स्ट टाइम तो इस तरह हुआ, उसके बाद तो फिर वो सर चढ़ के करने लगे वो सारे काम। लेकिन उसके बाद से मेरे जितने भी पैटर्न थे उनके साथ मामलात करने के, तो वो तो इसी मुताबिक थे जिस तरह आपने अभी बात की। लेकिन उनका माइंडसेट बन चुका था उसी पहले ही उस स्टेज पर। अब वो कंटिन्यू उस पर, और मैं अभी तक रिग्रेट हो गया मैंने क्यों नहीं फर्स्ट टाइम में ही उनको वो जवाब दिया। हाँ, ये भी एक वजह होती है। देखें, होता ये है कि हम शुरू में बहुत ज़्यादा इतना बर्दाश्त कर लेते हैं कि हम फिर सामने वाले शख्स को इतना पक्का कर लेते हैं कि कुछ भी कर लो हम बर्दाश्त करेंगे। उसके माइंड में एक बात आ जाती है। ये एक गलती हमारी होती है, और इस बात को मानना भी चाहिए कि ये बात तो है कि आप शुरू में ही चीज़ों को थोड़ा सा सही तरीके से अगर लेके चलेंगे तो बाद में ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि चीज़ें बाद में भी ठीक नहीं होंगी, हो जाएंगी, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने शुरू में भी कुछ सिचुएशंस की बात की थी, पहले भी शायद आप ही ने मुझसे बात की थी। तो ये है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। पहले हमने इमोशंस को सीखा, फिर पैटर्न्स को सीखा, फिर टॉक्सिक लोगों के बारे में हमने सीखा, अब कम्युनिकेशन को सीख रहे हैं, फिर आगे और भी चीज़ें हम सीखेंगे। तो जब आप सेशन कंप्लीट करेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी हमारे पास। तो फिर जब आप उस सिचुएशन के सामने बैठेंगी तो फिर आपको खुद ही अंदाज़ा होने लगेगा कि मुझे अब किस तरह से हैंडल करना है। तो मैंने शुरू में आपको बताया 1, 2, 3 स्किल से आप इतनी वर्स्ट सिचुएशन को कभी भी हैंडल नहीं कर सकते। आपको बहुत सारे स्किल सेट चाहिए होंगे जिसको अप्लाई करते हुए आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूँ, जैसे सर्जन्स होते हैं, खुदा न खास्ता किसी की सर्जरी होती है तो वो सिर्फ एक टूल से ऑपरेशन नहीं करता। उसके पास सीज़र भी होती है, उसके पास डायमंड कट नाइफ़ भी होती है, उसके पास सकर भी होता है, उसके पास कॉटन भी होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन कंडक्ट करता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। अगर उसको आप सिर्फ एक सीज़र दे के बोलें कि ये शख्स है, इसके गोली लगी है, निकाल दो, वो कभी भी नहीं निकाल पाएगा। तो आप बहुत सारी स्किल्स को सीखें, ठीक है। अभी हमने सिर्फ 3-4 स्किल्स सीखी हैं, आगे हमारे पास 2 हफ्ते और हैं। हमारे पास हर सेशन में एक नया स्किल है। जब आप ये सारे स्किल सीख लेंगे ना, तो फिर आप जब अपनी सिचुएशन को देखेंगे आप काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। और इंशाल्लाह जब हम आखिरी सेशन में होंगे ना, तो फिर एक बहुत बड़ी केस स्टडी होगी जिसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उसमें वो सारी की सारी स्किल्स अप्लाई हो रही होंगी जो हमने पूरे बूट कैंप में सीखी होंगी। तो फिर आपके सामने पिक्चर अच्छी खासी क्लियर हो जाएंगी। अभी आप फोकस ये करें कि जो चीज़ आप सीख रही हैं उसी के ऊपर आप मास्टरी कर लें। जैसे आज आपने कम्युनिकेशन सीखी है, कम्युनिकेशन को मास्टरी कर लें। उसके बाद कल हम कोई दूसरी स्किल सीखेंगे, उसको मास्टरी कर लें, उसकी एग्जांपल्स निकालें, सिर्फ उस पर फोकस रखें। उसके बाद जब हम आखिर में पहुंचेंगे ना, तो फिर हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे अंदर क्या तब्दीलियां आई हैं, ठीक है। अच्छा, अब मनाहिल ने काफ़ी देर से हैंड रेज किया हुआ है। जी मनाहिल, आप बोलिएगा। अच्छा, हमने 15-20 मिनट सोचे थे, हमारा टाइम अच्छा खासा हो गया। 5-10 मिनट में हम इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे, ठीक है। अच्छा, मनाहिल नहीं है, महविश जी। जी सर, एक कंडीशन कम्युनिकेशन से रिलेटेड आई है जहन में
कि अगर कोई भी मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, अपोजिट जो बंदा है या बंदी है वो बोलता है कि बस मुझे क्लैरिटी नहीं देनी है, इस चीज़ पे मुझे बात नहीं करनी है, तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे ऐसा कहा कि आप कम्युनिकेशन नहीं करो क्योंकि आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा पास होते हैं, आप लोगों में आपस में लड़ाई ज़्यादा होती है, तो जैसी चीज़ चल रही है उसको चलने दो, नॉर्मल है उसको आप पहले नॉर्मल करो और फिर ये खुद ब खुद चीज़ें ठीक होती जाएंगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं कम्युनिकेशन नहीं करूंगी तो बात दूसरे बंदे को समझ कैसे आएगी? अच्छा, मैं बात करने की कोशिश भी कर रही हूँ तो अपोजिट जो बंदा है या बंदी है वो कहते हैं कि भाई हमें बात नहीं करनी, तो उस सिचुएशन में मुझे उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए या कम्युनिकेशन फिर भी करनी चाहिए? देखें, सबसे पहली बात तो कम्युनिकेशन को तो बिल्कुल ख़त्म करना नहीं चाहिए। अगर कम्युनिकेशन आपने मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी तो समझ लें केस बिल्कुल ख़त्म हो गया। कम्युनिकेशन के एक तरीके नहीं है, कम्युनिकेशन के मैंने आपको बताए हैं 2 तरीके, एक तो वर्बल है, एक नॉन वर्बल है, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल को मिक्स करके आप बात करेंगे। कैसे? बाज़-औक़ात आपने कुछ बोला नहीं या आपने सिर्फ 2 लफ्ज़ बोले, बाकी सारी फीलिंग्स आपने अपनी एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से समझा दी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, बात यह है कि आप सामने वाले रिलेशन को लेके कितना पॉजिटिव हैं। अगरचे तो आप पॉजिटिव हैं और चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, तो देखें इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उनको ठीक होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप फ़ौरी तौर पर उसको ठीक कर पाएँ। बाज़-औक़ात 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल भी लगते हैं, बाज़-औक़ात काफ़ी टाइम लग जाता है। अगरचे तो आप अपने घर को बेहतरीन रखना चाहते हैं और किसी भी चीज़ से बचना चाहते हैं, तो आपको इन एंड आउट करना पड़ेगा, बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी, सुननी भी पड़ेगी, अपनी भी बतानी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। मैं आपको एक रियल एग्जांपल्स दूँ, मेरे पास अक्सर काउंसलिंग के और कोचिंग के कुछ ऐसे सेशंस आते रहते हैं, तो वहाँ पे जब हम बात करते हैं तो बहुत से ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं, मैं खुद हैरान और परेशान रह जाता हूँ। तो एक केस आया था ऐसा कि खातून आई थी, तो उनके जो हस्बैंड थे वो आप समझ लें कि जहाँ जाते थे बेचारी उन खातून को ज़लील करते थे। वो जिस घर जाते थे, कहीं जाते थे, मॉल जाते थे, मतलब हर जगह वो उनको डाँटना, चीखना, चिल्लाना, वो सारा कुछ करते थे। इनफैक्ट मेरे सामने बहुत दफ़ा उन्होंने किया। लेकिन कुछ सालों के बाद, टाइम लगा, 8-10 साल लगे, उसके बाद जनाब वो शख्स एक भीगी बिल्ली की तरह उनके सामने थे। तो बहरहाल उनकी जो काउंसलिंग की, उनको सारी चीज़ें समझ में आई। उसके बाद फिर उन्होंने ख़ुद से बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस की कि उन्होंने हर चीज़ ओवरटेक कर ली। वो खातून माशाल्लाह पढ़ी लिखी थी। फिर उन्होंने कुछ होम जॉब्स करनी शुरू की, फिर उन्होंने ऑनलाइन चीज़ें करनी शुरू की। उसके बाद फिर उनको एक स्कूल में जॉब मिल गई। फिर जब उन्होंने उनका हाथ बटाया, चीज़ें मैनेज करनी शुरू की, घर को सँभाला, बच्चों को, तो क्या हुआ, सामने वाला शख्स वो हो गया कि भाई ये जो कर रही है ना, ये मैं नहीं कर सकता या कोई दूसरा शख्स इसको नहीं कर सकता। तो वो उसको समझ में आई, उस बंदे को। अच्छा, अब होता ये है कि बाज़ औक़ात बंदे को फिर भी नहीं समझ में आती बात। वो आँखें बंद होती हैं ना कुछ लोगों की। जी। लेकिन एक वक्त आता है कि जब सामने वाला शख्स कमज़ोर हो जाता है और वहाँ पे फिर आपकी जो है ना वो एक जो अच्छी चीज़ है वो आती है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, एज़ अ बीइंग अ मुस्लिम, हमें जो है एक तो सब्र से काम लेना चाहिए और दूसरा हम बार बार एक बात कहते हैं कि वक्त भी होता है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त भी रखा हुआ है, तो हमें उसका भी सब्र से जो है यकीन रखना और इंतज़ार उसका करना ज़रूरी है। तो चीज़ें फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती हैं। जी। लेकिन सर अगर किसी और पे छोड़ दिया जाए और वो उसे वो फिर वही ना अपोजिट, मतलब ताहिरा वाली जो बात के वो उनको तो यही लगता है कि हम ही ठीक हैं और ये तो इन्होंने अपना बिहेवियर इसलिए चेंज किया क्योंकि हम इनके साथ इस तरह चल रहे हैं, तो अब हम ठीक हैं और हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे। नहीं, वो तो खैर तो वहाँ पे बात बिगड़ना शुरू हो जाएगी। देखें, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जाती हैं। मैंने जो शुरू में सारी चीज़ें आपको बताई, कम्युनिकेशन के थ्रू बेहतर करें। दूसरी चीज़ देखें, मैं आपको ये बताऊँ कि एक मैंने आपको अभी बताया कि एक तो रिलेशन होता है जो आप खुद रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो आपको बर्दाश्त भी करना है, सही सुनना भी है, आहिस्ता आहिस्ता सुनाना भी है, सारी ये जो स्किल्स हम सीख रहे हैं आपने इसको अप्लाई करना। एक होता है कि भाई रह ही नहीं सकते, तो वो तो फिर उसको तो फिर ठीक ही नहीं कर सकते ना, उसका तो कोई हल है ही नहीं। आप भी कह रहे हैं कि भाई ये तो है ही ऐसा, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, तो फिर तो उसका हल नहीं हो, तो ज़बरदस्ती वाली बात है। और उसकी तो हर जगह फिर है भी ना कि हर जगह परमिशन भी है, इस्लाम में भी है, दुनिया में भी है, और अब तो कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं, आप रखना चाह रहे हैं, आप चलना चाह रहे हैं, तो फिर आपको उसे कहते हैं ना ठंडा गर्म मामला रहता है। कभी सुन लिया, कभी नहीं सुना, कभी कर लिया, कभी नहीं करा, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। दूसरी मैं आपको एक और चीज़ दूँ, पर्सनल मामले में तो आप किसी को इन्वॉल्व ना करिए, ठीक है। कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, चाहे हस्बैंड के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे आपके इन लॉज़ के साथ हो, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए।
पर्सनल रिलेशनशिप में, वहाँ मामला ख़राब से ख़राब तर हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप उसमें कन्वर्सेशंस ऐड कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि बाहर जाएं, आप कोशिश करें कि घर में किसी को बुला लें, साथ बैठें, अच्छा टाइम स्पेंड करें। कोशिश करें इस तरह के लोगों के साथ थोड़े ऐसे मौके ढूंढें जिसमें आप दोनों साथ बैठ के हंसें। आप कोई यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो लगा लें, कोई ऐसी शॉट लगा लें जिसको देख के हंसी आए, आप उसको दिखा दें, ऐसी मुस्कुराहट आ जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता जब सामने वाला शख्स मुस्कुराना शुरू करता है तो वो जो बैरियर्स होते हैं वो टूटते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सामने वाले का बिहेवियर जो होता है ना, वो किसी ना किसी पैटर्न की वजह से किसी चीज़ से बनता है। बाज़ औक़ात होता है सामने वाला शख्स बहुत अच्छा होता है, उसका दिल अच्छा होता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई या तो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से वो अपने मूड को हर वक्त ख़राब रखता है और आसपास हर अच्छे इंसान को वो बुरा समझता है। बाज़ औक़ात लोग अच्छे होते हैं लेकिन उसके अंदर कुछ फीलिंग्स ऐसी बैठ जाती हैं जिसकी वजह से वो हंसना भूल जाता है। तो उसको थोड़ा सा निकालें, सामने वाले शख्स की ना उन चीज़ों को निकालें कि ये क्या है, ये क्यों करता है ऐसे, इसकी वजह क्या है। आप जब बात निकालेंगे ना तो पता चलेगा। मैं आपको एक और बताऊँ, मुझे एक चीज़ आई, मेरे पास एक कपल आया और उनकी जो है ना आपस में बड़ी बनती नहीं थी और लड़ाई झगड़ा पता नहीं क्या क्या होता था। बात इतनी छोटी सी थी, मैं आपको बताऊंगा तो आप सब हंस पड़ेंगे। वो कंडीशन वर्स्ट होती चली गई। एक छोटा सा कोई ड्रामा था, उसमें बात हो रही थी, वो बहुत अच्छे रह रहे थे, लेकिन ड्रामे के अंदर जो है ना वो कपल का आपस में रिलेशन अच्छा नहीं था। तो ऐसे ही उस पर बात हुई, ये वो फलां ढिमका पता नहीं क्या क्या। तो ड्रामे के बाद वो दोनों मियाँ बीवी जो है वो बैठे और उन्होंने डिस्कस किया कि मैं ये चाहिए। तो लड़के ने कहा देखो मैं जितना कमाता हूँ मैं इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। तो उस लड़की ने ऐसी ताना मार दिया, उसने कहा सोते तो तुम जहेज़ के बेड पे। एक साल तक वो शख्स उसके साथ बेड पे, मतलब वो उस कमरे में नहीं सोया। उसने कहा तुम्हारा फर्नीचर है, तुम लाई हो, तुम्हारा घर है, मैं ड्राइंग रूम में सोऊंगा। और उसके बाद उनकी रिलेशन ख़राब होने लगी। बाज़ औक़ात एक जुमला, एक लफ्ज़ ऐसा होता है जो बहुत दूर तक चला जाता है। तो इन चीज़ों का भी हमें देखना है। और अगर हम रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सामने वाले को समझना पड़ेगा। सामने वाले को समझना और अपने आप को पोलाइट करना अपनी इज़्ज़त घटाना नहीं है, बल्कि ये एक मजबूती की निशानी होती है कि घर संभालने वाले आप थे, घर को बचाने वाले आप थे। तो ये होता है। इसी तरह से ऑफिस में होता है, इसी तरह से घरों में होता है। तो बेसिकली ये होता है कि आप पॉजिटिव रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि बर्दाश्त करते रहें, सुनते रहें, मार खाते रहें, नहीं, रहें पॉजिटिव। बाउंड्रीज़ भी इसी तरह से बाउंड्रीज़ कैसे सेट करनी है मैंने आपको बताया। बाज़ औक़ात आप इशारों से कर देते हैं, बाज़ औक़ात आप एक्सप्रेशन से करते हैं, बाज़ औक़ात आप अपने जुमलों से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जी सही जी सर। जी मिस सारा, आपने हैंड रेज़ किया हुआ मिस सारा। चलें मिस सना, आपने हैंड रेज़ किया हुआ। सर हम इतना डेप्थ में चले जाते हैं कि अपनी सिचुएशन भूल जाते हैं कि हमें क्या पूछना था। मेरे पास बहुत सीरियस इशू है जो मैं पूछना चाहती हूँ, मगर वो इट्स टाइम टेकिंग जो मेरे साथ हो रहा है, और पैटर्न से रिलेटेड भी है। मैं समझ नहीं पा रही कि वो पैटर्न बने हुए मेरे, क्या मसला है, वो क्या इनर पैटर्न की वजह से हो रहा है। हेल्थ इश्यूज सर बहुत ज़्यादा आपको फेस करने हैं, उसकी वजह से होते हैं हेल्थ इश्यूज, ये कह रही हैं आप? क्या वो इनर पैटर्न्स की वजह से होते हैं? इनर पैटर्न से ज़्यादा होते हैं, आउटर पैटर्न से भी होते हैं, लेकिन इनर पैटर्न से सबसे ज़्यादा होते हैं। तो बस सर किसी टाइम में आपसे प्रॉपर मुझे केस डिस्कस करना पड़ेगा। ज़रूर आप कीजिएगा। चलें एक और ले लेते हैं सवाल, उसके बाद फिर हम, हाँ आपका असाइनमेंट रह गया भाई, असाइनमेंट तो समझ लें। सर मेरा क्वेश्चन था, अगर मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। मेरा क्वेश्चन ये था कि बीइंग अ कोच हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर एक्टिव लिसनिंग हो, बट उसमें होता ये है कि जब क्लाइंट बात करना शुरू करता है तो बहुत सी इरेलेवेंट बातें जो स्टोरीज हैं, जो सीन हुआ, और वो उसको बहुत अच्छी बातें कर रहा होता है कि समटाइम्स वी हैव टू इंटरप्ट। अगर हम इंटरप्ट ना, आपकी आवाज़ कट रही है, दोबारा बोलिएगा। इसमें मैं ये पूछ रही थी कि कोचिंग में जब हम एक्टिव लिसनिंग की बात करते हैं, कोचिंग के अंदर जब हम किसी को कोच कर रहे हैं और वो जब बात हम कर रहा है और बहुत सारी इररिलेवेंट बातें उस मतलब पॉइंट पे नहीं आ रहा होता वो, और उसका फोकस बहुत डाइवर्ट हो रहा होता है, तो क्या उस सिचुएशन में भी हमें सुनते रहना है या फिर हमें उसको माइंडफुली इंटरप्ट करना है? आप कोच हैं और आप किसी की कोचिंग कर रही हैं और आपने उनको, मतलब कि किस तरह की कोचिंग करती हैं?
NLP और हिप्नोसिस, ठीक मतलब है, माइंडसेट मतलब जो के। मैं बेसिकली करवा रहा होता हूँ वही आप करवाएं। हमारे पास जी भी जी। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि बस बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, वो स्ट्रेस निकाल रहे होते हैं। सबसे बेहतरीन हल है आप उनको पेपर पेन लेके बिठा दें, उनसे बोलें जो लिखना है लिख लो। आधी चीज़ें तो वो खुद ही सॉल्व करके कम लिखते हैं, उनको बोलते हैं हमें इतना लिखना नहीं है, पहली बात सही है। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो फिर टू द पॉइंट बातें लिखते हैं, फिर आप उसको पढ़ के और फिर एक एक करके उसको जवाब दें। द बेस्ट थिंग इज़ ब्रेक देयर क्वेश्चंस, ठीक है, उनकी सिचुएशन को ब्रेक कर दें। सिचुएशंस पे क्या हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, वो वहाँ पे आप उनको थोड़ा सा रोक दें, उनसे बोले ठीक है हम एक एक करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह से आप उनसे पोलाइटली बात करें तो वो आपको समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ आप सही कह रहे हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी सबसे पहले पूछता है कि क्या हुआ था, आप बोलते हैं बुखार था, फिर वो पूछता है कि खांसी तो नहीं थी, फिर आप बोलते हैं हाँ जी खांसी भी थी। आहिस्ता आहिस्ता आप उनको बताएं तो वो क्या करता है, वो चीज़ों को कनेक्ट करता है और उसके बाद फिर दवा लिख के देता है। इसी तरीके से आप भी होते हैं, आप भी इसी तरह से उनको जो है वो ट्रीट करते हैं। तो आप उनके बात को किस तरह रोकें, आप उनको पेपर पेन दे दें, फिर आप उनसे बोलें कि अभी तुम्हारे जहन में क्या बात आ रही है। आप साइकोलॉजी पढ़ी हुई है आपने? ये साइकोलॉजी। अच्छा, आप कोशिश करें कि आप साइकोलॉजी की कुछ बुक्स वगैरह ख़रीदें और उन बुक, बल्कि अब तो नेट पे ऑनलाइन फ्री मिल जाती है, आप गूगल कर लें तो वहाँ पे आप कुछ उन ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी। हम क्या करते हैं, हम उनको एक बड़ा सा पोस्टर और कुछ कलर्स दे देते हैं। आपके जहन में क्या आ रहा है, कोई पिक्चर बनाई, आपको उनको काम करना है सबसे पहले। जब तक वो काम नहीं होंगे ना, जब तक वो खुद अपनी सिचुएशन आपको सही नहीं बता पाएंगे, उनको खुद समझ नहीं आ रहा होगा हम बोल क्या रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं, हमें बताना क्या है, हुआ क्या था। तो हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं। सबसे पहले हम उनको काम करते हैं, आप काम डाउन हो जाओ, आप उनको आइसक्रीम मंगा के खिला दें, आप उनको ठंडा पानी पिला दें, ठीक है, आप उनको एक पोस्टर दे के उनसे बोलें आधा घंटा लो, आधे घंटे में बैठ के इस पोस्टर को बनाओ, देखो तुम्हारे जहन में क्या है, वो जो कुछ आ रहा है वो उस पर लिख दो। हमें बहुत से ऐसे लोग दिखते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो वो पता नहीं क्या क्या बना देते हैं और हम हैरान हो जाते हैं कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो उससे आपको उनके पैटर्न्स का पता चल जाता है, आपको उनके इमोशंस का पता चलता है। फिर आप उन इमोशंस को देखते हुए उनकी फिर काउंसलिंग शुरू करते हैं। हमें बाज़-औक़ात होता है, मुग़ालता हो जाता है कि भाई ये बहुत गुस्से में, वो गुस्सा नहीं होता, वो बेसिकली उनका स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से वो उसका रिएक्शन कुछ इस तरह का आ रहा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि इनका एक्सप्रेशन क्या है। तो फिर हम इस तरह की कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, सिर्फ बातों से। इस तरह के कुछ केसेस आते हैं जो बातों से सॉल्व ही नहीं होते, हम उनको इंगेज करते हैं, चीज़ों में इंगेज करते हैं। बाज़ों का जो छोटे होते हैं हम उनको गेम्स दे देते हैं, टैबलेट दे देते हैं, ये लो गेम खेलो, ताकि वो थोड़ा सा काम हो जाए। उसके बाद फिर हम उनसे बात करते हैं। तो बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, आप असाइनमेंट समझ लें क्योंकि अब 1 घंटा हमारा दोबारा कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, आपके सामने मेरी स्क्रीन आ रही है आप लोगों के सामने? जी सर। अच्छा देखें, असाइनमेंट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार है, ठीक है। इसमें आपने करना क्या है, आपने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग खोलनी है, ठीक है, मोबाइल रिकॉर्डिंग वो खोल के आपने बीच में टेबल पे रख लेनी है और आपने अपना एक पार्टनर ढूंढना है। इट कुड बी योर हस्बैंड, इट कुड बी योर चाइल्ड, इट कुड बी योर फ्रेंड, इट कुड बी योर कुलीग, वॉटएवर, जो आपके साथ बहुत पॉजिटिव रहे। मतलब पॉजिटिव नहीं रहे, मतलब वो आप उनको समझा सकें। क्या समझा सकें, आप उसको बोलो देखो मैं एक बूट कैंप में जो है मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है और मुझे एक असाइनमेंट मिला है, उस पर आप उनको सब बता दें कि ये दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। उसकी ऊपर एक सिचुएशन बना लें आप। अब सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, दो हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, बच्चा जो है वो आपकी बात नहीं सुन रहा, आप उसको समझा रहे हैं, ठीक है, बॉस बना हुआ है एक और एक जो है वो आपको उसके एम्प्लॉय बने हुए हैं, वहाँ कोई वर्स्ट कंडीशन हो गई है, खुदा ना खास्ता रोड पे कोई लड़ाई हो गई है आपकी, या आप किसी बेकरी पे गए या आप किसी मार्ट में हैं, वहाँ किसी दूसरे कस्टमर से आपकी लड़ाई हो गई है, वॉटएवर, कोई भी सिचुएशन आप अपने जहन में बना लें। आप अब कोई रियल भी बना सकते हैं अपनी जो आपकी चल रही है, आप उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं और आप कोई अज्यूम भी कर सकते हैं कि आपकी किसी से कोई बात पॉजिटिव भी हो सकती है। मैंने एग्जाम्पल सारी नेगेटिव दी हैं, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव इस तरह से हो सकती है, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ एलिमेंट आप डालिएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई फ्रेंड है जो आपसे 20 साल के बाद मिल रही है, आप लोग आपस में मिले और उसने आपको कोई नेगेटिव कमेंट पास कर दिया, वहाँ से वो अच्छी मुलाकात एकदम एग्रेशन में बदल गई, आपको बुरा लगा, ठीक है ना। अक्सर लोग मिलते हैं मुंह पे बोल देते हैं यार बड़े मोटे हो गए, क्या हो गया तुम्हें, ठीक है ना, ऐसा कोई कमेंट आ जाता है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन कुछ भी बना लें, वॉटएवर, बट शुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और आपने माइक खोलना है और दो लोग आपस में बैठ जाएं और आपस में कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। उसके अंदर आप ख्याल रखें आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व हो रहे हों,
उसमें इस ख्याल रखें कि आप पैटर्न्स भी क्रिएट हो रहे हों, उसके अंदर टॉक्सिक रिलेशनशिप या तो बना हो या बना हुआ हो पहले से, या फिर बन रहा हो, और उसमें फिर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और अपनी दूसरी स्किल्स को जो हमने सीखी हैं आप इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरह से आप उस सिचुएशन को मोल्ड कर रहे हैं, किस तरह से घुमा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वोकेबलरी आपने यूज़ करनी है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ये आप लोगों के लिए। अच्छा, इसके अंदर कोई तीसरा बंदा आप इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि कन्वर्सेशन को और अच्छा बनाया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल 2 मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे हैं, बीच में आपका बेटा आ गया, बेटी आ गई, वो भी कन्वर्सेशन में शामिल हो गए, या आपके इन लॉज हैं बीच में, आप कोई और आ गया उनसे, तो आप 2, 3, 4 जितने करेक्टर्स जमा कर सकें, कन्वर्सेशन को जितना बेहतरीन बना सकें आप बनाएं। कोशिश कीजिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता बात करें ताकि जब मैं उसको सुनूं तो मुझे समझ में आए कि किसने क्या बोला, ठीक है, ताकि आपने अगर जो बोला है तो वो एज़ पर हमारे कंटेंट के मुताबिक था या नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से आप कोई बनाएं। और 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 4, इससे ज़्यादा लोग मत कीजिएगा, कम से कम 2। और इस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके आप हमें भेज दीजिएगा। जो उसके पूरे रूल्स रेगुलेशंस और जो सारी चीज़ें हैं उसकी एक PDF आपको पिछले असाइनमेंट की तरह मिल जाएगी, ठीक है। और इसका टाइम हम थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि एक दिन तो आप इसकी सिचुएशन को अच्छे से सोचें, प्लान करें, और ज़ारे पार्टनर को इंगेज करना, उसको समझाना, उसका भी वक्त लेना कि उस टाइम पे वो फ्री हो, उसमें टाइम लगता है। तो मैं आपको इस असाइनमेंट के लिए इतवार तक का टाइम दूंगा, संडे नाइट 12 PM, ठीक है, ताकि आप इसको आराम से और बेहतरीन तरीके से करें। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा फ्राइडे को सेशन है, नहीं थर्सडे को सेशन है हमारा, कौन सा सेशन है? फ्राइडे को। फ्राइडे को। तो फ्राइडे को जो हम सीखेंगे ना, तो उसको भी आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आपके पास अच्छा टाइम होगा। तो ये असाइनमेंट आप कंप्लीट करिए और आप लोगों को मज़ा आएगा। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि कोशिश करें, ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि जिस शख्स के साथ आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और आपको लगता है कि भाई वो इस प्रोजेक्ट में आपके साथ दे सकता है और इसमें इस प्रोजेक्ट की वजह से मज़ीद ख़राबी नहीं हो सकती, उसमें फ़ायदा ये होगा कि आप इसके ज़रिए उसको ठीक करने की कोशिश कर पाएंगे। और जब आप उससे हेल्प लेंगे कि यार मैं एक ऐसे ये प्रोजेक्ट मुझे करना है, क्या हम दोनों करें इसको मिलकर, तो उसमें कुछ रिलेशनशिप बेहतर होने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर जो वो एक नोटिस मैं देना चाहूँगा, इफ़ यू थिंक कि अभी भाई सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, तो फिर ना कीजिएगा। और अगर थोड़ी छोटी हद तक है, आपको लगता है कि यार इससे हो सकता है कि मैं कम्युनिकेट करूँ, बैठें हम बात करें, तो हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और, अगर वो शख्स आपके साथ इन्वॉल्व होता है इस प्रोजेक्ट में, होता है या होती है, आपकी फ्रेंड भी हो सकती है जिसके साथ का रिलेशन ख़राब है, तो वहाँ पे फिर कोशिश कीजिएगा टॉपिक अग्रेसिव ना लें, मज़ाहिया लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी थेरेपी भी हो जाएगी, रिलेशनशिप भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नोटिस मैंने आपको पहले दे दिया। तो ये एक प्रोजेक्ट है, बड़ा अमेजिंग प्रोजेक्ट है और इससे हमें बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिले, ठीक है। सर जी सर, एक चीज़ मुझे पूछनी थी, मुझे थोड़ा सा टॉपिक मतलब असाइनमेंट समझ में नहीं आया कि हम लोग को सिचुएशन बनानी है और फिर उस पर बात करनी है, या सिचुएशन ऑलरेडी क्रिएट हुई भी हो और फिर हमें कम्युनिकेट करना है? बोथ कैन बी डन। आप सिचुएशन किसी ओरिजिनल सिचुएशन को आप उसमें बना सकें, रिकॉर्ड कर मतलब सकें। जो हमारे साथ एक जिसमें जिस सिचुएशन में ख़राबी है हम उस पर टॉक करें, ये बात कह रहे हैं आप? कि हम उस पर कम्युनिकेट करें, बैठ के बात करें, सॉर्ट आउट करें? या एग्जैक्टली उसको आप या फिर ये कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है घर में किसी के साथ, तो फिर हम एक अलग से सिचुएशन बनाएं। देखें, अब आप सुनें, अगर चे तो नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह करे किसी के साथ ना हो, आप उस सिचुएशन को बना लें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैंने बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ही सिचुएशन हो, अच्छी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी किसी फ्रेंड से 20 साल 10 साल के बाद मिल रही हैं, बहुत अच्छे से मिले, बातचीत हुई, बैठे, आप लोगों के साथ में लंच किया, डिनर किया, व्हाटएवर, लेकिन उसने कोई ऐसा कमेंट पास कर दिया कि अब वहाँ पे चीज़ें वर्स्ट होनी शुरू हो गई हैं, आपको बुरा लगा, उसने कोई ऐसा कमेंट किया, उसको कोई जेलसी हुई आपसे, अब वहाँ पर आप किस तरह सिचुएशन को बेहतर करेंगे? कम्युनिकेशन के थ्रू अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगी, बातों को कैसे मोल्ड करेंगी और सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से क्लोज़ करेंगी, ठीक है। एक तो तरीक़ाकार ये। दूसरा ये कि खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन है और वो उसी को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और अगर है और नहीं करना चाह रहे, तब भी आप कोई दूसरी सिचुएशन बना लें। सर, अगर नहीं है ऐसी कोई सिचुएशन, तो फिर कैसे बात करें, मतलब टॉपिक निकाल के? तो आप बना लें, आप कोई भी सिचुएशन बना लें कि आप ये बना लें कि आपके बॉस के साथ कोई बात ख़राब हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई असाइनमेंट सबमिट कराया था
लेकिन वो बॉस को पसंद नहीं आया, या बॉस को पसंद आया, क्लाइंट को भेजा, क्लाइंट ने प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। अब आपकी शामत आई है, अब आप कैसे देखेंगे, किस तरह बात करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, दैट्स कुड बी एज वेल। फॉर एग्जांपल कोई डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल आपके कुलीग के साथ कोई बात ख़राब हो गई है, आपके बराबर में ही बैठता है या बैठती है, माइट भी, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि आप बाहर किसी स्टोर पे, किसी मार्ट में गई हैं, आप शॉपिंग कर रही हैं, दूसरा कस्टमर भी साथ घूम रहा था, टक्कर हो गई, व्हाटएवर, कुछ भी हो गया, उन्होंने लाइन ब्रेक कर दी, वो आपके सामने आ गए, अब एक सिचुएशन क्रिएट हो गई, अब आप क्या करेंगे? इट कुड बी एनीथिंग, डोमेस्टिक ना हो, बाहर से भी कुछ हो सकता है। एयरपोर्ट पे हो, कोई बात हो गई, वहाँ कोई लड़ाई हो गई आपकी, वहाँ कोई बात हो गई, वहाँ कर सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग। अच्छा, ये सारा जो है ना, आपको एक PDF मिल जाएगी, उसमें सारी चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब लिखा होगा, ठीक है? अच्छा सर, ऐसे मेरी, जैसे मैं मदर के साथ हूँ, तो मेरी उनके साथ कोई ऐसा सच नहीं है, ठीक है, मतलब बात खराब नहीं हुई भी। लेकिन आज जैसे आपने एक बेडशीट वाली मिसाल दी थी ना, तो ऐसे ही मेरे साथ आज ही ये सीन हुआ कि बेडशीट मैंने ऑर्डर की थी, आई, लेकिन वो चीज़ नहीं निकली जो मैंने ऑर्डर की थी। तो उसको थोड़ा सा उनको थोड़ा सा ये हुआ कि ना, मैंने मना भी किया था ऑनलाइन नहीं लेना, तो फिर लेकिन तुमने ले लिया। एक्चुअली वी हैव टू गिफ्ट इट टू समवन। उन्होंने कहा ये चीज़ सही नहीं निकली जो मैंने मना किया था ऑनलाइन। तो अब मैं इस सिचुएशन को ही क्रिएट करके वो कर लूँ कि उनसे डिस्कस करूँ इस पर, और फिर मैं रिकॉर्ड करूँ इस चीज़ को। बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। आप उसको किस तरह कंट्रोल करेंगी इस सिचुएशन को, आप बिल्कुल इस पर कर सकते हैं। कन्वर्सेशन कैसे, उनको इस बात पे कायल कैसे करेंगी, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं, बिल्कुल बेस्ट। ठीक है, चलें, आज आप लोगों की माशाल्लाह 2 घंटे हो गए, दूसरा घंटा भी कंप्लीट हो रहा है जी। सर यहाँ मेरी आपके साथ सिचुएशन खराब होने वाली है। अच्छा। मेरा संडे को सर इवेंट है। नहीं तो टाइम बहुत है आपके पास, आज कल परसों तरसों। प्रॉब्लम है, नहीं टाइम बहुत है अभी वाली आपके तो पास। सर पे कर लूँगी। हाँ तो बस सही है, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन फिर अब आपको जल्दी करना पड़ेगा। सर मैं बहुत बिजी हूँ ना इन 3-4 दिनों में, अब मैनेज तो करना पड़ेगा। चलें ठीक है, सो फार इट्स गुड। आज का सेशन बड़ा अच्छा रहा, मुझे भी बड़ा मज़ा आया आप लोगों के साथ, तो इंशाल्लाह फिर हम ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने बात रख ली, आपने थोड़ा सा टाइम दिया, लेकिन थोड़ा ने काफ़ी ज़्यादा दे दिया। थैंक यू, you're welcome। चलें फिर इंशाल्लाह फ्राइडे को, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।